हेलो दोस्तों मैं शिबली। दोस्तों आज हम बात करेंगे आरएसएस के एक प्रोग्राम की और उसमें मुसलमानों से जो इंटरेक्शन हुआ और एक डायलॉग के लिए जो एक माहौल बन रहा है उस पर बात करेंगे। अगर मुसलमानों और आरएसएस के बीच किसी तरह का कोई डायलॉग होता है तो उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, उसके चैलेंजेस क्या हैं और उसकी डिटेल्स क्या हैं, इसके ऊपर हम बात करेंगे। अगर आपको इस टॉपिक में इंटरेस्ट हो तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक देखें। मराठा पेशवाओं की राजधानी रह चुका पुणे, जिसे प्रतिक्रिया का केंद्र भी कहा जाता है। प्रतिक्रिया के इस केंद्र में एक थिंक टैंक है जिसे ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पॉलिसी फाउंडेशन के नाम से जाना जाता है। इस थिंक टैंक के ज़रिए कई डिबेट और कॉन्फ्रेंसेस कराई जाती रही हैं, जिनका सब्जेक्ट नेशनल सिक्योरिटी और इंटरनेशनल रिलेशन रहा है। पिछले कुछ समय से ये थिंक टैंक मुस्लिम श्रोताओं को इकट्ठा करके राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के वक्ताओं का भाषण करा रहा है। इस थिंक टैंक की खास बात यह है कि इसे डॉक्टर अनंत भागवत चला रहे हैं, जो इस थिंक टैंक के प्रेसिडेंट हैं। डॉक्टर अनंत भागवत राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सर संघचालक मोहन भागवत जी के छोटे भाई हैं। ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पॉलिसी फाउंडेशन पुणे की तरफ से मुंबई में 6 सितंबर 2021 को एक प्रोग्राम रखा गया। हालांकि ये प्रोग्राम 3 दिन का था, लेकिन जो मेन प्रोग्राम था वो 6 सितंबर को रखा गया। ये 2 घंटे का प्रोग्राम मुंबई के 5 सितारा होटल में शाम को रखा गया। इस प्रोग्राम के चीफ गेस्ट सर संघचालक मोहन भागवत जी थे। इस प्रोग्राम में केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान और कश्मीर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन भी इस प्रोग्राम में शरीक थे, जिन्होंने स्पीच डिलीवर की। प्रोग्राम के आखिर में मोहन भागवत जी ने अपना भाषण दिया। इस प्रोग्राम में कश्मीर से आए स्टूडेंट्स की एक टीम ने कल्चरल परफॉर्मेंस पेश की। डॉक्टर अनंत भागवत जी के इस प्रोग्राम की थीम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वोपरि थी, जिसमें नेशनल इंटीग्रिटी और कम्युनल हार्मनी पर बात की गई। इससे पहले इस तरह के 2 प्रोग्राम गुजरात और दिल्ली में भी हो चुके हैं। मुंबई के इस प्रोग्राम को डॉक्टर अनंत भागवत जी ने किराना मुजफ्फरनगर की अल कुरान एकेडमी के साथ मिलकर ऑर्गेनाइज किया था। किराना की अल कुरान एकेडमी को नौजवान आलिम दीन मुफ्ती अतहर शमसी साहब चलाते हैं। मुफ्ती अतहर शमसी साहब कम्युनिटी वेलफेयर के अपने कामों के लिए अपने इलाके में जाने जाते हैं। इस प्रोग्राम में लगभग 150 लोग शरीक हुए, जिनमें डिफरेंट डिसिप्लिन और फील्ड्स के लोग थे। इस प्रोग्राम में मशहूर दाई इस्लाम कलीम सिद्दीकी साहब फुलत और सैयद अब्दुल्ला तारिक साहब रामपुर भी शरीक हुए। प्रोग्राम में हिंदुस्तान के मशहूर मदारिस के फारिगीन उलमा भी काबिल ज़िक्र तादाद में मौजूद थे। प्रोग्राम में अजमेर के सज्जादा नशीन सैयद सलमान चिश्ती, इंडस्ट्रियलिस्ट सिराजुद्दीन कुरैशी वगैरह भी शरीक थे। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ आरएसएस का मुस्लिम दुश्मनी का एक लंबा इतिहास रहा है। आरएसएस की स्थापना के पीछे मुस्लिम दुश्मनी और मुस्लिम भय एक प्रमुख कारक रहा है, आगे चलकर जिसने एक विचारधारा का रूप ले लिया। लेकिन पिछले कुछ समय से ये बात देखने में आ रही है कि संघ आरएसएस की तरफ से मुसलमानों में पब्लिक रिलेशन का काम बहुत ऑर्गेनाइज वे में कर रहा है। इसकी शुरुआत आज से 17-18 साल पहले राष्ट्रीय मुस्लिम मंच बनाकर की गई, जिसे आरएसएस के फुल टाइम प्रचारक इंद्रेश कुमार ने बनाया। तब से अब तक वही राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के हेड हैं। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के मुखिया चीफ को सर संघचालक कहते हैं। इसके मुखिया सर संघचालक आजीवन यानी जब तक जिंदा हैं तब तक के लिए सर संघचालक होते हैं। आरएसएस के सर संघचालक सुदर्शन पहले सर संचालक हैं जिन्होंने सर संचालक का पद अपनी ज़िंदगी में छोड़ दिया। केसी सुदर्शन जी इसके बाद भोपाल में रहने लगे। मशहूर है कि केसी सुदर्शन जी ने एक दिन अपने ड्राइवर से कहा कि मुझे ताजुल मसाजिद ले चलो, मुझे कुछ बात करनी है। जब उनकी सिक्योरिटी को इसकी खबर मिली तो सिक्योरिटी के इंचार्ज ने संघ के आला अधिकारियों को इसकी खबर दी। कई सीनियर आरएसएस के जिम्मेदारों ने मौके पर पहुंचकर सुदर्शन जी को नहीं जाने के लिए मनाया, जिसमें उन्हें काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी।
ये आरएसएस के इतिहास में एक गैर मामूली वाक़या था। कुछ ही महीने बाद सुदर्शन जी इस दुनिया से चले गए। ये एक राज ही रहा कि सुदर्शन जी मस्जिद जाकर क्या बात करना चाहते थे। आज आरएसएस डायलॉग की बात कर रही है, लेकिन आरएसएस की पॉलिसीज़ और आइडियोलॉजी ने करोड़ों हिंदुस्तानी मुसलमानों को मुतासिर किया है। आज एक बार फिर आरएसएस की तरफ से मुस्लिम कम्युनिटी को अप्रोच किया जा रहा है। ये प्रोग्राम इसी सिलसिले की कड़ी है। इसके पीछे आरएसएस का मोटो क्या है, इसको जानना ज़रूरी है। आरएसएस की तरफ से तो यही कहा जा रहा है कि वो नेशन बिल्डिंग के लिए कम्युनल हार्मनी और नेशनल इंटीग्रिटी को ज़रूरी समझती है। किसी हद तक ये बात सही भी है कि कोई राष्ट्र अपनी 1/4 आबादी की अनदेखी करके किसी सुपर पावर का पिछलग्गू तो बन सकता है, लेकिन सुपर पावर नहीं बन सकता। आरएसएस के साथ एक बड़ी समस्या है कि आरएसएस अपने चित्त और प्रकृति के लिहाज से एक सीक्रेट सोसाइटी है, हालांकि उसका पूरा ढांचा ओवरग्राउंड है। आरएसएस के संस्थापक डॉक्टर केशव बलराम हेडगेवार थे। डॉक्टर केशव बलराम हेडगेवार के गुरु डॉक्टर मुंजे थे। डॉक्टर मुंजे ने आरएसएस के फाउंडेशन से पहले डॉक्टर हेडगेवार से कहा था कि वो 2-3 साल के लिए बंगाल चले जाएं और बंगाल में हिंदुओं की खुफिया काउंसिल्स और ऑर्गेनाइजेशंस में शामिल होकर खुफिया तरीके से काम करने के तरीक़ों के बारे में जानकारी लें। याद रहे ये वो वक्त था जब बंगाल में खुफिया सोसाइटीज़ का जाल फैला हुआ था। बंगाल से लौटने के बाद डॉक्टर हेडगेवार ने 1925 में नागपुर में आरएसएस बनाई। यही वजह है कि आरएसएस के कार्य करने के तरीक़ों में इसका पुट पाया जाता है, जैसे कम से कम पेपर वर्क, पत्राचार का अपना तंत्र। आरएसएस ने अपनी स्थापना के 60 साल के बाद संगठन में प्रवक्ता यानी स्पोक पर्सन नियुक्त किया। आरएसएस का मुस्लिमों के पीछे डायलॉग का मुख्य उद्देश्य क्या है, इसे जानने की कोशिश उन्हें करनी चाहिए जो इस डायलॉग का हिस्सा हैं और आरएसएस से संपर्क में है। मुंबई का प्रोग्राम डायलॉग नहीं, मोनोलॉग था। मोनोलॉग सामने वाले के संदेश और विचारों को समझने का एक ज़रिया है, लेकिन नतीजा डायलॉग से ही कुछ निकल सकता है। ज़रूरत इस बात की है कि डायलॉग के बिंदु यानी उसका एजेंडा दोनों तरफ के लोग मिलकर सेट करें, फिर उस पर बात हो। डायलॉग के लिए ज़रूरी है कि उसे पब्लिक डोमेन में लाया जाए। इसे इंडिविजुअल्स ना करें बल्कि कलेक्टिव हो। डायलॉग की डिटेल्स में पूरी ट्रांसपेरेंसी बरती जाए। वो मुसलमान जो मौजूदा गवर्नमेंट में किसी भी दर्जे में बेनिफिशियरी हैं, उन्हें इस डायलॉग से दूर रखा जाए। डायलॉग में कम्युनिटी के इंटेलेक्चुअल एसेट्स को ढूंढ कर शामिल करना चाहिए। डायलॉग से रिलेटेड प्रोग्राम को मुसलमानों को अपने कम्युनिटी रिसोर्सेस से भी करना चाहिए। ऐसा हो सकता है कि एक प्रोग्राम वो करें और एक कम्युनिटी करे, जैसा पॉसिबल हो। डायलॉग करने वाले लोगों के लिए बड़ा चैलेंज है कि अगर डायलॉग वो कम्युनिटी के लिए कर रहे हैं तो कम्युनिटी को उन पर भरोसा भी होना चाहिए, क्योंकि संघ सत्ता में है, इसलिए वो किसी को भी बहुत कुछ देने की पोजीशन में है। इसलिए ज़रूरी है कि डायलॉग करने वाले लोग कोई पर्सनल स्कोर या इंटरेस्ट सेट ना करें। ये उनकी क्रेडिबिलिटी के लिए भी ज़रूरी है। कम्युनिटी इस डायलॉग को अपना सपोर्ट दे, ये एक बड़ा चैलेंज है। डायलॉग के लिए एक शर्त लाजिम है कि उसे करने वाले मरूबाना और माज़त ख्वाहाना जहनीत के साथ डायलॉग ना करें। अगर इसका ख्याल नहीं रखा गया तो गरीब मिल्लत अपनी बची कुची पूंजी भी गंवा देगी। इस डायलॉग में वो लोग ज़्यादा मददगार हो सकते हैं जिनकी नज़र मराठा हिस्ट्री पे हो, जो पेशवास की हिस्ट्री पर गहरी नज़र रखते हों, जो पुनर्जागरण और हिंदू पुनर्जागरण के इतिहास को जानते हों, शुद्धि और संगठन के आंदोलन से परिचित हों, उसके कारकों का यानी फैक्टर्स का ज्ञान रखते हों, उसकी नॉलेज हो उनके पास, फ्रीडम स्ट्रगल की हिस्ट्री को प्राइमरी सोर्स से जानते हों और 4 पर्सनालिटीज़ के बारे में उनकी नॉलेज बहुत गहरी हो। एक दामोदर सावरकर, दूसरे बाल गंगाधर तिलक, तीसरे डॉक्टर केशव बलराम हेडगेवार और चौथे गुरु गोलवालकर। गुरु गोलवालकर
की किताब बंच ऑफ थॉट्स बहुत अहम है, जिसमें एक विशेष गुण शैली में संघ का उद्देश्य, कार्यपद्धति, राष्ट्रवाद का हिंदू संस्करण, शत्रुओं और चुनौतियों पर बात की गई है। ये किताब आरएसएस के लिए रोड मैप और कॉन्स्टिट्यूशन का दर्जा रखती है। ये हिंदी में विचार नवनीत के टाइटल के साथ पब्लिश हुई है। डायलॉग की मुखालफत। कुछ लोग आरएसएस से डायलॉग के मुखालिफ हैं। इसके पीछे उनके अपने रीज़न हैं। उनके रीज़न और आर्गूमेंट्स बावज़न हैं, जिन्हें नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। लेकिन मेरी राय में मुसलमानों और आरएसएस के बीच में एक बहुत गहरी और बहुत चौड़ी खाई है। यही हाल हिंदुओं और मुसलमानों के बीच भी है, जिसका मेन फैक्टर आरएसएस ही है। अगर आरएसएस इस खाई पर ब्रिज बनाना चाहती है, इसके लिए वो डायलॉग के लिए खुद से चलकर आई है, तो मुसलमानों की तरफ से पॉजिटिव जवाब ना देना मुसलमानों के लिए काउंटर प्रोडक्टिव होगा। क्योंकि आरएसएस मेरे एक हिंदू मित्र के शब्दों में हिंदू समाज और धर्म को पूरी तरह से हाईजैक कर चुकी है। मुसलमानों के सामने कोई ऑप्शन और वे आउट नहीं है। एक उम्मीद है कि आरएसएस क्योंकि अपने ऑब्जेक्ट के बहुत करीब पहुंच गई है, इसलिए शायद वो नफ़रत की फैक्ट्री बंद कर दे। मनोवैज्ञानिक रूप से इतिहास में ऐसी बहुत सी मिसालें मिलती हैं कि अपने घोर शत्रु से एक समय आता है कि लगाव हो जाता है। इस लगाव में शत्रुता का पुट नहीं होता, या अगर होता है तो बहुत कम। अबू रेहान अल-बरूनी जो हिंदुस्तान में बहुत साल रहे, संस्कृत भाषा सीखी और राजपूतों के बीच रहे, उन्होंने राजपूतों के बारे में लिखा है कि ये बाहर की दुनिया ना ही देखना चाहते हैं और ना ही बाहर वालों को अपनी दुनिया दिखाना चाहते हैं। ये ना ही किसी से कुछ सीखना चाहते हैं और ना ही किसी को कुछ सिखाना चाहते हैं। ये बहादुरी के साथ जंग में लड़कर मरना जानते हैं, लेकिन जंग जीतना नहीं जानते। बहरहाल हमें राजपूतों की तरह एक खोल में रहने का आदी नहीं होना चाहिए, और शायद हम हैं भी नहीं। पुराने ज़माने में जब किसी को कोई अहम मैसेज देना होता था या कोई निहायत ही अहम काम होता था जिसमें दूसरों पर भरोसा करना एक रिस्क होता था, तो ऐसे में बादशाह और राजा अपने भाई या बेटे के सुपुर्द अहम जिम्मेदारी करते थे। सर संचालक मोहन भागवत जी के भाई डॉक्टर अनंत भागवत बाई प्रोफेशन एक रेडियोलॉजिस्ट हैं। उनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी नहीं है। उनका थिंक टैंक जिसे वो हेड कर रहे हैं, उसका मेन फोकस सिक्योरिटी, जियो स्ट्रेटजी और इंटरनेशनल रिलेशन है। लेकिन वो मुसलमानों से इंटरेक्ट हो रहे हैं, तो ज़रूर इसके पीछे इनके बड़े भाई की सहमति और प्रोत्साहन होगा, जो इस इशू पर उनकी सिंसियरिटी को शो करता है। डायलॉग एक लंबी और चुनौतियों से भरी हुई प्रक्रिया है, जिसका नतीजा तभी निकल सकता है जब दोनों तरफ नेक नियति पाई जाती हो। दोस्तों, आज बस इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने आखिर तक वीडियो देखा। अगर दोस्तों आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन का बटन ज़रूर दबाइए। दोस्तों, हम चाहेंगे कि इसके ऊपर आपकी राय क्या है, आपका नज़रिया क्या है, आप किस तरह से सोचते हैं, प्लीज़ इसके ऊपर कमेंट कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ।